हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको मेसोपोटामिया और रोमन साम्राज्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। इस वाली वीडियो में हम जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, 3 ऑर्डर्स 3 वर्ग, उसको कवर करेंगे। और साथ में जो अगला चैप्टर है आपका 7 चैप्टर इसके बाद वाला, उसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इसके भी क्वेश्चंस देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए, तो इसमें क्वेश्चन है विच प्रोविंस ऑफ द रोमन एम्पायर बिकेम फ्रांस एंड हाउ। तो आपने जब रोमन एम्पायर वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने उसमें कुछ चीज़ें बताई थी कि जो रोमन एम्पायर था उसमें उसका जब आप मैप देखते तो उसके अंदर जो आप यूरोप देखते हैं उस यूरोप का बहुत सारा हिस्सा कवर होता है। तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, जो कि 3 वर्ग वाले चैप्टर में आता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोमन साम्राज्य का कौन सा प्रांत फ्रांस बना। तो रोमन साम्राज्य में एक प्रांत था जिसका नाम गॉल था, और गॉल प्रोविंस से क्या बना, आगे चल करके फ्रांस बना। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का गॉल प्रांत फ्रांस बन गया। और एक जर्मनिक जनजाति द फ्रैंक्स जो लोग थे, इन्होंने ही क्या किया था, उस गॉल पर एक तरीके से कब्जा किया था और उसको अपना देश बनाया, जिसका नाम क्या बन गया, फ्रांस बन गया। ठीक है, तो गॉल के नाम पर क्या बना, एक तरीके से फ्रांस, गॉल बना फ्रांस, और द फ्रैंक्स थे उसकी जगह पे बना आपका फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन एनी 2 प्रिविलेज एंजॉय बाय द नोबल्स इन फ्रांस। तो जो फ्रांस के जो अमीर लोग थे उनको कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त थे, वो क्वेश्चन है आपका। तो जो भी वहाँ के जो भी अमीर लोग थे उनको 2 प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। पहला ये था कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर उनका पूरा का पूरा कंट्रोल था और उनसे वो कोई भी नहीं छीन सकता था। इसके अलावा उनके पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो खुद के अपने कोर्ट को एक तरीके से स्थापित कर सकते थे, यानी कि अपने कोर्ट जहाँ पर लोगों को न्याय दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज मेनर। तो यहाँ पर मनोर लिखा हुआ है, बट इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है मेनर है। तो मेनर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेनर जो था आपका एक बहुत बड़ी ज़मीन होती थी। उस ज़मीन पर लॉर्ड का अपना एक पैलेस होता था जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, और वो पूरे के पूरे जो लोग थे उस ज़मीन पर ही काम करते थे। और जो लॉर्ड था, बेसिकली जो मेनर का राजा है एक तरीके से, वो लग्जरियस लाइफ जीता था। और जो वहाँ के किसान थे वो काफ़ी, उनको कठोर जीवन, परिश्रमी वाला जीवन जीना पड़ता था। यही था आपका मेनर। अगला क्वेश्चन है वाई डिड कासल डेवलप इन अ मिडिएवल यूरोप, वाई वर दे मेड बिगर फ्रॉम द 13th सेंचुरी। तो कासल जो आपका वर्ड देख रहे हैं, आपका जो कासल जो है वो मिडिएवल यूरोप में क्यों विकसित हुए और बाद में इनको बड़ा क्यों किया गया 13th सेंचुरी में। तो स्टार्टिंग में क्या था कि जो ये आप देखते हैं कासल, वो छोटे हुआ करते थे और उसमें कुछ चीज़ें ही रख पाते थे, जैसे कि मान लो जो राजा वगैरह था या फिर उसकी फैमिली हो गई, फिर किसान हो गए। फिर बाद में क्या हुआ कि इनको कुछ सैनिकों की जरूरत पड़ी, जिन सैनिकों को हम क्या बोलते हैं, नाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्स। हिंदी में भी नाइट ही लिखना है आपको, और वैसे नाइट्स की एग्जैक्ट मीनिंग सूरवीर होता है, बट आपको नाइट्स ही लिखना है। तो जो भी ये नाइट्स थे, उन नाइट्स को रखने के लिए जगह चाहिए थी। तो बाद में क्या किया कि जो भी ये कासल थे उनको और बड़ा बनाया गया कि भाई जो लॉर्ड था वो तो रह ही रहा था, बस उसी में और कौन से लोग रहेंगे, जो नाइट्स लोग हैं वो रहेंगे अपने परिवार के साथ। ये नाइट्स कौन है भाई, नाइट्स वे वही लोग हैं जो लॉर्ड्स के लिए लड़ेंगे, या फिर जो उनकी फैमिली वगैरह है वो भी इनके साथ रहती थी, तो उनके रहने के लिए जगह चाहिए थी। तो इसीलिए जो था कासल, उस कासल की जगह को बाद में बड़ा किया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज फीफ अंडर द फ्यूडल सिस्टम। तो फीफ क्या है ये पूछा गया। तो फीफ जो आपका है एक पीस ऑफ लैंड है, जो किसको दी गई थी, नाइट्स को दी गई थी। इस नाइट्स के जो लोग थे वही जो सेना में भर्ती होंगे, जो लॉर्ड्स के लिए लड़ेंगे, वही इस ज़मीन पर रहते थे। इसके बदले वो लोग थोड़ा बहुत टैक्स देते थे और साथ में ही प्रॉमिस करते थे कि भाई हम आपके लिए लड़ेंगे। कौन, नाइट्स। और नाइट्स एक तरीके से बहुत ज़्यादा वफादार थे लॉर्ड के प्रति। अगला क्वेश्चन आपका व्हाट रोल डिड मिंस्ट्रल प्ले इन द 12th सेंचुरी इन फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 12वीं सदी में फ्रांस में मिंस्ट्रल की क्या भूमिका थी। तो जो भी ये मिंस्ट्रल थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक की यात्रा करते थे, और जो भी राजा हो गए, शूरवीर हो गए, मतलब शूरवीर का मतलब यहाँ पर नाइट्स वगैरह हो गए, इनकी कहानियाँ वो लोगों को गीत गा करके उनको सुनाते थे, ताकि जो बाकी के जो योद्धा हैं या फिर जो सैनिक है वो इनसे प्रेरित हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट वाज टीथ। ठीक है, तो यहाँ पर टीथ ही वर्ड लिखा है, यहाँ पर टाइथ हो गया, तो खैर, तो यहाँ पर टीथ है। तो टीथ जो आपका है एक तरीके से टैक्स है जो कि चर्च लेता था। किससे लेता भाई, जो भी पीजेंट थे उनसे, उनकी उपज का हमेशा जो 1/10 जो आपका हिस्सा होगा, यानी कि 100 में से जो 10वां हिस्सा था वो एक तरीके से टैक्स के रूप में चर्च लेता था। किससे, किसानों से। इसी को हम क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं। यानी कि टीथ क्या है आपका, एक तरीके का कर है जो चर्च किस पे लगाता था, किसानों पर लगाता था, और उनकी उपज का 10वां हिस्सा लेता था। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसान जो है 10 किलो गेहूं उगा रहा है, तो 10 किलो गेहूं का 10वां हिस्सा क्या होगा, 1। तो 1 किलो गेहूं किसके पास जाएगा, चर्च के पास जाएगा। तो ये जो चर्च लेता था इसको कौन सा टैक्स बोलते हैं, टीथ टैक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट सेरेमनीज कंडक्टेड बाय द चर्च कॉपीड फ्रॉम
कॉपीड फॉर्मल कस्टम ऑफ द फ्यूडल एलाइट, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ना कि चर्च द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान सामंती अभिजात्य वर्ग की औपचारिक परंपराओं की नकल करते थे। यानी कि देखिए क्या था कि अगर आप चर्च जाते हैं तो चर्च में आपने देखा होगा कि जो लोग जब प्रे करते हैं तो वो घुटने बैठ जाते हैं और हाथ जोड़ कर एक तरीके से प्रे करते हैं। और सेम ऐसा ही क्या होता है कि जब कोई नाइट अपने लॉर्ड के पास जाता था तो वो भी ऐसा करता था। दोनों में ये समानता थी। दूसरा क्या था, लॉर्ड हम किसको बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं, और मेनर का रखवाला कौन होता है, वो भी लॉर्ड होता है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक तरीके से कॉपी किया करी जाती थी जो सेरेमनी थी। तो यही क्वेश्चन था कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉपी करी जाती थी। तो आप ये दो बता सकते हैं, एक प्रे वाला और दूसरा आप बता सकते हैं जो वर्ड यूज़ करते थे लॉर्ड वाला वो। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम 2 ऑफ द मोर वेल नॉन मोनेस्ट्रीज ऑफ द यूरोप। तो मठों के हमें नाम बताने हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे यूरोप में। तो एक था आपका सेंट बेनेडिक्टिन मठ यानी कि सेंट बेनेडिक्ट मोनेस्ट्री इटाली जो कि 529 में इस्टेब्लिश किया गया था। और एक आपका क्लूनी मोनेस्ट्री था जो कि बरगंडी में था, ठीक है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो आपकी थी वो 910 ये जो क्राइस्ट एरा है उस टाइम इसको भी स्थापित किया गया था। दो जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध बताए जाते हैं, सेंट बेनेडिक्ट और क्लूनी मोनेस्ट्री। अगला क्वेश्चन आपका, हु वर कॉल्ड फ्रायर्स। तो फ्रायर्स देखिए जो इन मठों में जो लोग रहते हैं ना वो कौन होते हैं, मॉन्क होते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के जो मॉन्क हुआ करते थे उन लोगों ने क्या सोचा कि हम ना भाई मठों में नहीं रहेंगे। यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या था, मठ था, तो कुछ मॉन्क तो कहाँ रहते थे, इन मोनेस्ट्री में रहते थे। लेकिन कुछ मॉन्क ने डिसाइड किया कि भाई हम ना मॉन्क जो हम जो मॉन्क हैं उनका अपना ग्रुप था, उन्होंने बोला कि हम ना मठों में नहीं रहेंगे और हम यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेंगे, लोगों को एक तरीके से हम लोगों से उपदेश वगैरह देंगे और उन्हीं से दान दक्षिणा लेकर के अपना जीवन यापन करेंगे। तो ऐसे ग्रुप ऑफ मॉन्क्स को ही क्या बोला गया था, फ्रायर्स बोला गया था। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि भारत में भी अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे जो बाबा लोग होते हैं या फिर मान लीजिए ऋषि वगैरह जो होते हैं वो लोग ऐसे घूमते हैं। तो एक तरीके से ऐसा ही सिस्टम कहाँ पर था, यूरोप में था। और उस मॉन्क को जो ग्रुप था जो ऐसा करते थे उनको क्या बोलते थे, फ्रायर बोलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज टेली। क्या है यहाँ पर, टेली। तो टेली बोलेंगे हम इसको। और विच पीपल वर एक्सेंट फ्रॉम दिस, यानी कि टेली जो है आपका वो क्या है और किन लोगों को इससे छूट प्राप्त थी। तो टेली जो आपका है वो भी एक टैक्स है जो कि राजा द्वारा किसानों पर लगाया जाता था और ये केवल किसानों से ही लिया जाता था। और इसमें छूट किसको थी भाई, कि जो क्लर्जी लोग हैं, मतलब बेसिकली पादरी वर्ग जो कि आपका हो गया जो चर्च के हैं वो, और जो नोबल्स हो गए, जो अमीर लोग हो गए, उनको इसमें मतलब एक तरीके से एग्जाम था कि भाई आपको ये टैक्स नहीं देना है। खुद ही आप सोचिए कि इसमें राजा किससे टैक्स ले रहा है, गरीब लोगों से टैक्स ले, जबकि इसको टैक्स किससे लेना चाहिए भाई, इन लोगों से टैक्स लेना चाहिए जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो राजा किन से टैक्स लेता, किसानों से सीधा टैक्स लेता है। यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है सीधा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते थे, टेली बोलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वू वॉज विलियम फर्स्ट और हाउ डी ऑक्यूपाई इंग्लैंड। तो विलियम फर्स्ट जो था उसी ने ही क्या किया था, इंग्लैंड को ही ऑक्यूपाई किया था। ये जो बंदा था आपका वो ड्यूक था नॉर्मेडी का। और ये 11वीं सेंचुरी में क्या करता है, जो इंग्लिश चैनल है बेसिकली नदियों को कहा जाता है ये, तो उसको इसने पार किया और इसने आर्मी को हराया। और वो जिस आर्मी को हराया वो सैक्सन के राजा थे। और इन्हीं को हराने के बाद ही क्या हुआ कि उसने इंग्लैंड को जीत लिया और वहाँ का ये राजा घोषित हुआ। कौन, विलियम फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन द मिडिएवल इंग्लैंड। तो हमें बताना है दो कृषि से जुड़ी हुई समस्याएं मध्यकालीन इंग्लैंड में कौन कौन सी थी। तो पहला ये था कि पहले इनके पास क्या था, जो मध्यकालीन यूरोप के जो लोग थे इनके पास था लकड़ी का हल हुआ करता था। आज के टाइम पर जो हल होते हैं वो लकड़ी का होता है, बट नीचे जिससे मिट्टी को खोदा जाता है वो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हम लोहा इस्तेमाल करते हैं। तो पहले के टाइम पर क्या था कि वहाँ पर भी लकड़ी हुआ करती थी और जिसकी वजह से मिट्टी का ऊपरी सतह कोई खरोच पाते थे, नीचे वाली जो भूमि थी वो बची रह पाती थी, जिसकी वजह से क्या था कि मिट्टी को सही से खोद नहीं पाए हैं और इसकी वजह से खेती बढ़िया नहीं हो पाती थी। और दूसरा इनके पास दिक्कत ये थी कि ये लोग सही तरीके से जो क्रॉप रोटेशन है वो नहीं कर पाते थे और इसकी वजह से क्या था कि जो उत्पादकता थी या फिर मान लीजिए जो कृषि थी वो बढ़िया तरीके से नहीं हो पाती थी। बाद में इन सब चीज़ों को ठीक किया गया, बाद में लोहा आया। लोहा आने के बाद क्या हुआ, मिट्टी को सही से खुरचा गया और मिट्टी से काफ़ी बढ़िया तरीके से वहाँ पर खेती वगैरह स्टार्ट कर दी गई थी, ठीक है। और चलिए ये हो गया आपका दो समस्याएं। अब हम बात करते हैं, वाई डिड सर्फ ट्राई टू रन अवे
टू टाउन्स। तो सर्फ या फिर कृषिदास शहरों में भागने की कोशिश क्यों करते थे? तो सर्फ रेन अवे टू टाउन्स, इसका साफ सीधा मतलब ये था कि सर्फ कौन है भाई? कृषिदास हैं। जो कृषिदास है वो कहाँ भागते थे? शहरों में भागते थे। और वो भागते क्यों थे? वो भागते इसलिए थे क्योंकि अगर वो लोग 1 साल और 1 दिन छुप करके रह गए तो छुपने की वजह से क्या हुआ कि उनको अगर कोई नहीं ढूंढ पाया तो वो नॉर्मली एक स्वतंत्र आदमी बन जाएगा। यानी कि दासों को एक तरीके से ये कहा गया था या फिर एक नियम था कि अगर कोई भी दास 1 साल और 1 दिन बच करके रह पाता है किसी भी जगह पर, अगर वो छुप जाता है 1 साल और 1 दिन, तो वो नॉर्मल सी बात है वो सर्फ ना रह करके वो क्या बन जाएगा? एक नॉर्मल, एक तरीके से इंडिपेंडेंट या फिर फ्री मैन वो बन सकता है। तो इसीलिए वो लोग टाउन्स में जाते थे और टाउन्स में भीड़ ज़्यादा होती थी और टाउन्स में अपना नाम वाम छुपा करके वो लोग रहते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस 2 रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स इन द मिडिएवल एज। तो मध्यकालीन युग में शहरों के विकास के हमें 2 कारण बताने हैं। तो जो शहरों के विकास हुए थे वो 2 कारणों की वजह से हुए थे। पहला कारण ये था कि जब व्यापार बढ़ा और बहुत सारा जब पैसा आया तो उसकी वजह से नए नए क्या बने? एक तरीके से शहर बने। क्योंकि शहरों में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर मतलब जो बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर व्यापार होता है और अलग अलग टाइप के वहाँ पर लोग आते हैं, अलग अलग चीज़ें वहाँ पर आपको आसानी से मिल सकती हैं। तो पहला तो ये हो जाएगा कि आखिर शहरों का विकास क्यों हुआ, यानी मध्यकालीन युगों में शहरों के विकास के 2 कारण। तो पहला क्या बताएंगे आप कि ट्रेड की वजह से हुआ, और दूसरा आप बताएंगे कि शहरों में सामंतवादी नियंत्रण नहीं था। सामंतवादी नियंत्रण का मतलब क्या है कि जो फ्यूडल कंट्रोल था, यानी कि बहुत बड़ी जमीन है, उस पर एक लॉर्ड है, फिर उसके अंडर में किसान रह रहे हैं, ये चीज़ कहाँ पर नहीं होती थी? शहरों में नहीं हुआ करती थी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे यहाँ पर स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार कर सकते थे और आ जा सकते थे। तो यहाँ पर क्या है कि वो लोग गुलाम नहीं बनेंगे, और नॉर्मल सी बात है, लोग जहाँ गुलाम नहीं बनेंगे वो लोग वहीं रहना पसंद करें। और ऐसे करके क्या हुआ? शहरों का विकास होना स्टार्ट हुआ। तो ये हो जाएगा आपका 2 कारण जिसकी वजह से क्या बने? शहर बने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विच फैक्टर गेव द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू द किंग टू इंक्रीज देयर कंट्रोल। तो किन कारणों से राजाओं ने अपने विषयों पर नियंत्रण बढ़ाने का पहला अवसर दिया? यानी कि देखिए क्या क्वेश्चन है कि पहले क्या था आपका? फ्यूडल सिस्टम था, लेकिन फ्यूडल सिस्टम की जगह पर कौन सा सिस्टम आ गया है? अब आपका मोनार्की सिस्टम आ गया। तो मोनार्की सिस्टम क्यों आया कि जो भी ये लोग थे, जो फ्यूडल वाले जो लोग थे, वो लोग सही तरीके से क्या नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो शासन नहीं कर रहे थे। और जब शासन ये लोग नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए, तो नॉर्मल सी बात है जो बड़े बड़े राजा थे उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा करना स्टार्ट किया। ठीक है, और साथ में ही जो मेनर थे उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो भी उतनी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो जो लोग थे वो भी यहाँ पर नहीं रहना चाहते थे। और इस तरीके से समझिए कि जो पहले मेनर वाली जो जगह हुआ करती थी, जहाँ पर राजा कौन था? लॉर्ड हुआ करता था, उनकी पावर धीरे धीरे कम हो गई। और जब उनकी पावर कम हो गई तो ये लोग बड़े राजा के अधीन में आ गए। और इस तरीके से जो राजा का जो प्रभाव था वो, या फिर प्रभाव कह लीजिए या फिर कंट्रोल कह लीजिए, वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, राइट 2 फीचर्स ऑफ लाइफ इन मोनेस्ट्री इन द मिडिएवल यूरोप। तो मध्यकालीन यूरोप में मठों के जीवन की 2 विशेषताएं। तो जो भी मठों में जीवन था वो हमें बताना है। तो मठों का जो जीवन था वो काफ़ी ज़्यादा अनुशासित और संगठित था। अनुशासित और संगठित कहने का मतलब क्या है कि इनको ये समझिए कि बोलने की आज़ादी नहीं थी, इनको दिन भर काम करना पड़ता था और सब कुछ इनको मठों के भीतर ही रहना पड़ता था। इसके अलावा जो भी यहाँ पर भिक्षु थे, नन हो गए, भिक्षु हो गए, इन दोनों को ही संपत्ति रखने की आज़ादी नहीं थी, ना ही ये लोग विवाह कर सकते थे। तो इस तरीके से समझिए कि इनकी जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, डिसिप्लिन थी और कंट्रोल वाली ज़िंदगी थी। मैंने बोला ना कि इनको बोलने की भी आज़ादी नहीं थी। तो बहुत सारे मोनेस्ट्री ऐसे भी थे जहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं थी। ठीक है, तो ऐसी आप 2 विशेषता कोई से भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां हो गया। 18वां, व्हाट वर कैथेड्रल टाउन्स। तो कैथेड्रल टाउन्स क्या है? तो देखिए कैथेड्रल जो आपका होता है वो बड़े बड़े चर्चों को कहा जाता है। और इन चर्चों में क्या हुआ, आसपास में जब लोग रहना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर नगर बनता गया। और जब कैथेड्रल के अगल बगल में लोग रहने लग गए और ज़्यादा मात्रा में जब लोग बन गए तो इन्हीं टाउन्स को क्या बोला गया? कैथेड्रल टाउन्स बोला गया है। मतलब आपको ये समझना है कि एक बहुत बड़ा मंदिर बना और उस मंदिर के आसपास में जब जनता आकर के सेटल होने लग गई तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक तरीके से वो नगर बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कैथेड्रल टाउन्स क्या है? तो जो कैथेड्रल चर्च हैं उन चर्चों के आसपास में जब लोगों ने रहना स्टार्ट किया तो वहाँ पर जब जनसंख्या बढ़ गई तो इन्हीं टाउन्स को क्या बोला गया? कैथेड्रल टाउन्स बोला गया। यानी कि चर्च के आसपास के नगरों को कैथेड्रल टाउन कहा जाता था। कैथेड्रल टाउन हमेशा ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, वाई डिड द पीजेंट रिवॉल्ट टेक प्लेस इन यूरोप इन द 14th सेंचुरी। तो यूरोप में 14वीं शताब्दी में किसानों ने विद्रोह क्यों किया? तो विद्रोह करने का कारण ये था कि जब जो सामंत जो लोग थे इन लोगों ने क्या किया, किसानों को ज़बरदस्ती वो लोग काम करवाना चाहते थे और इनके साथ जो भी पैसे की बातचीत होती उससे वो लोग मुकर जाते थे। और इसी चीज़ को लेकर के किसानों ने
जो था विद्रोह करना स्टार्ट किया था। और बहुत सारे किसान दास प्रथा से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसकी वजह से वहाँ पर नहीं रहना चाहते, इनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे और इन्हीं सब कारणों की वजह से किसानों ने बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर विद्रोह किया था। तो चलिए अब बात करते हैं चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन वाले चैप्टर की और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, फॉर व्हाट काइंड ऑफ पीपल वाज अ टर्म ह्यूमनिस्ट यूज्ड, यानी कि ह्यूमनिस्ट जो आप वर्ड देखते हैं, ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है मानवतावादी। इस शब्द का प्रयोग किस प्रकार के लोगों के लिए किया था? तो जो 14th सेंचुरी थी, 14th सेंचुरी की शुरुआत में कुछ टीचर्स थे जिन्होंने ग्रामर, रियोट्रिक, पोएट्री, हिस्ट्री और मोरल फिलोसफी के बारे में लोगों को पढ़ाया। और ये सब जो ऐसे थे जो ह्यूमन्स के स्किल्स को बढ़ा सकते थे, उनको एक कौशल को बढ़ा सकते थे, ताकि जो मानव है वो वाद विवाद कर सके, चीज़ों को सही तरीके से समझ सके। तो ऐसे अध्यापकों के लिए ही ये जो वर्ड था आपका ह्यूमनिस्ट, उसको इस्तेमाल करा जाने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टू ग्रेट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू द फेम ऑफ द फ्लोरेंस एंड व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि वे कौन सी दो महान हस्तियां थी बेसिकली जिन्होंने फ्लोरेंस शहर की प्रसिद्धि के लिए काम किया। जैसे कि मान लीजिए कोई भी शहर होता है तो उस शहर को किसने बहुत ज़्यादा फेमस बनाया, वो सवाल है आपका। तो फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। एक का नाम था दांते एलिग्री और एक का नाम था गियोटो, यानी कि जियोटो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो दोनों के दोनों जो व्यक्ति थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और इनकी वजह से क्या हुआ कि पूरे के पूरे विश्व के लोगों की नज़र कहाँ पर पड़ी? फ्लोरेंस में पड़ी। दांते एलिग्री जो व्यक्ति जो थे, इन्होंने बहुत सारी धार्मिक किताबें लिखी, ठीक है। और जो जियोटो थे, उन्होंने ऐसे ऐसे चित्र बनाए, जो चित्र कैसे थे, जो कि जिसको आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम वो रियल क्रिएचर है ना। और इस वजह से जो फ्लोरेंस शहर था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द टर्म रेनेसेंस मैन। तो रेनेसेंस मैन यानी कि रेनेसा व्यक्ति किसको कहा जाता है? तो रेनेसा व्यक्ति जो होता है एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो स्कॉलर भी हो, डिप्लोमेट भी हो, थियोलॉजियन भी हो और आर्टिस्ट भी हो। और एक तरीके से मानिए हर एक चीज़ अगर वो एक ही व्यक्ति है, यानी कि मान लीजिए उसके पास बहुत सारा कौशल है, तो उसको आप एक रेनेसेंस मैन कह सकते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका, हु वॉज एंड्रियस वेसेलियस, व्हाट वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आंद्रियस वेसेलियस कौन थे और उनका योगदान हमें बताना है। तो आंद्रियस वेसेलियस जो है यूरोप में एक देश पड़ता है बेल्जियम, उस बेल्जियम के ही थे और इन्होंने पडुआ या फिर पादुआ, वैसे तो पादुआ नामक एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें इन्होंने ये जो थे आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। आयुर्विज्ञान का मतलब होता है एक ऐसी पढ़ाई जिसमें एक तरीके समझिए कि मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ। ही वॉज द फर्स्ट टू डिसेक्ट द ह्यूमन बॉडी ऑफ डिटेल एग्जामिनेशन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। तो आयुर्विज्ञान का मतलब क्या होता है? आयुर्विज्ञान का मतलब होता है दवाइयाँ, ठीक है। तो दवाइयों को ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेडिसिन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को करेंगे दोबारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हु वॉज एंड्रियस वेसेलियस एंड व्हाट वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आंद्रियस वेसेलियस कौन थे और उनका योगदान क्या था? तो आंद्रियस वेसेलियस जो थे वो एक बेल्जियम मूल के एक बहुत बड़े अध्यापक थे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में जो थे वो पढ़ाते थे। और ही वॉज द फर्स्ट टू डिसेक्ट द ह्यूमन बॉडी फॉर डिटेल एग्जामिनेशन। बेसिकली ये समझिए कि इन्होंने मानव शरीर को एक तरीके से ऑपरेशन करा था और मानव शरीर के भीतर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताया था। तो इन्होंने ही सबसे पहले मानव शरीर क्या करी? चीर फाड़ करके सूक्ष्म परीक्षण किया, जिससे आधुनिक शरीर विज्ञान की नींव पड़ी। और यहीं से स्टार्ट होता है भाई ऑपरेशन का। तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने ऑपरेशन किया या फिर मानव शरीर के बारे में बताया कि मानव शरीर के भीतर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो वो कौन थे भाई? आंद्रियस वेसेलियस, जो कहाँ के थे भाई? बेल्जियम के थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज लियोनार्डो दा विंची, डिस्क्राइब हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो देखिए लियोनार्डो दा विंची के तो आप ऐसे जानते ही नहीं होंगे, लेकिन आपने एक पेंटिंग बहुत ज़्यादा देखी होगी और आपको वो पेंटिंग का नाम बताता हूँ। उसका नाम है मोनालिसा, ठीक है। तो मोनालिसा पेंटिंग को जब आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, तो जब वो फोटो आएगी एक लेडी की, कि उस फोटो की खासियत क्या है कि व्यक्ति के मन में जैसा उस टाइम विचार है, वो खुश है या दुख है, अगर वो उस टाइप से उस पिक्चर को वो देख रहा है तो वो पिक्चर उसको वैसी ही दिखाई देगी। अगर वो खुशी की तरीके से देख रहा है तो वो पिक्चर उसको खुश होते हुए दिखाई देगी, है ना। और वो जो पेंटिंग थी लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाई थी। और लियोनार्डो दा विंची जो थे, एक शहर था विंची शहर, वहीं के ये थे। और इनके पास इतनी सारी पावर थी, आप ये समझिए कि ये 2 हाथों से लिख सकते थे, ठीक है। इनके सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन सी पेंटिंग में है? मोनालिसा में। और एक और पेंटिंग कौन सी है? द लास्ट सपर, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ों में एक तरीके से पढ़े लिखे थे, एक तरीके से आप कह सकते हैं गणित में हो सकता है या फिर जो बाकी जो चीज़ें होती हैं, कोई आर्ट हो गया, इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। और उनकी प्रसिद्धि तो मैंने आपको बता दी किस में है, एक मोनालिसा में और एक द लास्ट सपर जो पेंटिंग है उसके अंदर है। उनका एक और था कि उनका आकाश में उड़ने का सपना था और उसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक आकाश में पक्षियों का अवलोकन किया और एक उड़ने वाली मशीन का प्रतिरूप बनाया। उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची प्रयोग किया अनुयायी
रखा। बेसिकली यहाँ पर उन्होंने एक एरोप्लेन जैसा ही मशीन बनाया था। उस टाइम इस टाइम नहीं था, तो उनका अपना सपना था कि भाई मैं आकाश में उड़ूँ। और वो जो आप देखते हैं एरोप्लेन वाला डिज़ाइन एक तरीके से वो कैसा बना होता है, वो पक्षियों के जैसा ही बना होता है। तो इन्होंने भी ऐसा ही बनाया था, वो डिज़ाइन बनाया था, एरोप्लेन नहीं डिज़ाइन। तो यही थे लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, आप वो पेंटिंग जरूर देखिएगा, कौन सी, मोनालिसा वाली। चलिए, एक और बात, मोनालिसा वाली जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है वो वाली देखिए, क्योंकि मोनालिसा नाम की कुछ हीरोइन भी हैं, तो उनको नहीं देखना है आपको। ओके, तो लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग देखनी है आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइकल एंजेलो बुओनारोती। ठीक है, तो माइकल एंजेलो बुओनारोती जो है उनके हमें योगदान के बारे में बताना है। तो जो माइकल एंजेलो जो थे वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे एक तरीके से। और इन्होंने रोम के सिस्टीन चैपल के भीतरी छत पर चित्रकारी की थी, और इन्होंने एक मूर्ति भी बनाई थी जिसका नाम था दी पाइटा। और एक और जगह है सेंट पीटर बेसिलिका, वहाँ पर इन्होंने गुंबद का भी डिज़ाइन बनाया था। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए, और ये समझिए कि वो अमर हो गए थे, क्योंकि पूरी दुनिया के जो लोग थे इस चीज़ को देखने के लिए आए थे। ये वाली जो मैंने ड्राइंग बताई दी पाइटा की किताब में भी है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इनका योगदान भाई यही था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आर्किटेक्ट फिलिप्पो ब्रूनेलेसी। तो जो फिलिप्पो ब्रूनेलेसी जो थे, इनके हमें योगदान की बात करना है। ये भी एक कहते हैं एक वास्तुकार थे, और इन्होंने फिलिप्पो ब्रूनेलेसी ने अपना जो करियर स्टार्ट किया वो एक स्कल्पचर के रूप में तैयार किया। और इन्होंने फ्लोरेंस कैथेड्रल जो कि एक चर्च है उसका डॉम बनाया था। ठीक है, आप ये भी किताब में दे रखा है। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए, इन्होंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्ट बनाए थे, और जिसकी वजह से इनका भी योगदान बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है फ्लोरेंस में। ठीक है, फ्लोरेंस कहाँ पड़ता है, इटाली में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विच टेक्निक डिड यूरोपियंस लर्न फ्रॉम द चाइनीज एंड द मंगोल्स। तो यूरोप के लोगों ने चाइना से और मंगोल के लोगों से क्या क्या सीखा। तो चाइना और मंगोल के लोगों से यूरोपियंस ने बहुत सारी चीज़ें देखी। एक तो प्रिंट टेक्नोलॉजी। देखिए, प्रिंट टेक्नोलॉजी जो आपकी थी वो चाइना, कोरिया और जापान में सबसे पहले आई थी, और वहाँ से ही यूरोप में आई थी। एक बंदे का नाम था, अभी मैं नाम वो भूल रहा हूँ, लेकिन वो इटाली का था। ठीक है, मार्को पोलो उसका नाम था। वही बंदा जो था, इटाली की स्पेन का था, वही बंदा जो था इटाली का ही था। ओके, तो इटाली का ही था, वही बंदा प्रिंट टेक्नोलॉजी लेकर गया था। कहाँ से, चाइना से। और ये चीज़ कहाँ पे आई, यूरोपियंस में आई। और उसी प्रिंट टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या बनाया गया, बहुत बड़ी मशीन बनाई गई, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा कि वो जो बंदा था जर्मनी का, जोहानेस गुटेनबर्ग, उसने सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन बनाई थी। और उसकी ही प्रिंटिंग मशीन में सबसे पहली किताब छपी थी बाइबल, है ना। तो उसी ने वो किताब बनाई थी। तो पहले जो प्रिंटिंग मशीन थी वो किसी भी देश के पास नहीं थी, लेकिन वो कहाँ से आई, चाइना से आई थी। बाद में चाइना वालों ने भी वो मशीन अपने यहाँ पर बना ली। तो एक तो ये चीज़ सीखी। दूसरा, जो फायर आर्म होते हैं, फायर आर्म का मतलब हाथ से जो गोले नहीं फेंके जाते उनको बोला जाता है। इसके अलावा कंपास उन्होंने बनाया। जो एबेकस होता है, एबेकस एक टेक्निक है, बेसिकली मैथमेटिक्स वाली होती है। और एक तो वो भी होता है, आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स की यहाँ पर बात हो रही है वैसे। तो ये सब जो चीज़ें थी वो यूरोपियंस ने सीखी। कहाँ से, चाइनीज़ से और मंगोल से। वैसे मंगोल से उन्होंने ये फायर आर्म वाली देखी थी, क्योंकि चंगेज़ खान वाला जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो उनके पास ये फायर आर्म्स वाले गोले हुआ करते हैं, जैसे हाथ से हम गोले होते हैं ना, फेंक देते फिर वो फट जाता है। तो ये वाली जो टेक्निक थी यूरोपियंस ने इन लोगों से सीखी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हु बिल्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 1455 में जोहानेस गुटेनबर्ग जो कि जर्मन का था, उसने ही सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, और उसने अपने ही वर्कशॉप में 150 कॉपीज ऑफ बाइबल की छापी थी। ठीक है, चलिए, तो पहली कोई किताब अगर छपी थी तो वो कौन सी थी, बाइबल। वैसे शुरुआत में यही हुआ था कि जब प्रिंटिंग प्रेस आपका आया था ना, तो प्रिंटिंग प्रेस जो ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया गया वो पहले धार्मिक किताबों में किया गया। भारत में भी सबसे पहले मिशनरी जो आए थे, गोवा में आए थे, उन लोगों ने भी पहले धार्मिक किताबें ही छापी थी, और बाद में बाकी किताबें छपने लगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वाई वाज द सोसाइटी ऑफ जीसस एस्टैब्लिश एंड वेयर वर इट्स ऑब्जेक्टिव। तो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब और क्यों हुई। तो देखिए, इससे पहले थोड़ी सी कहानी बता दूं कि इससे पहले क्या था, आपने मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना होगा। मार्टिन लूथर बेसिकली, तो मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने ही क्या किया था, जो ईसाई समाज है, ईसाई समाज में जो पादरी वर्ग थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा लोगों का शोषण करते थे, उनको वो डराते थे बेसिकली। तो उस चीज़ को लेकर के उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था, और उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी 95 थीसिस, जिसमें एक तरीके से ये समझिए कि उन्होंने काउंटर किया कि इसको क्रिश्चियनिटी को,
है ना। और उनका जो ग्रुप कहलाया वो क्या कह रहा है, प्रोटेस्टेंट कहलाया, क्योंकि वो इस चीज़ के खिलाफ थे। यानी कि जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी में जो पादरी वर्ग हैं वो लोगों का शोषण करते थे। बेसिकली उनके साथ वो टैक्स वो लेते थे और उनको डराते थे कि भगवान से डरो और हमारे पास आओगे तो ही तुम्हें वो क्या कहते हैं आपके पापों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ करके। तो जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने ही क्या किया, इन सब चीज़ों को लेकर के लोगों को जागरूक किया। ठीक है, तो जब क्रिश्चियनिटी में ये सब चीज़ें आने लगी तो क्रिश्चियनिटी जो थी आपकी वो दो हिस्सों में बट गई। एक तो बन गए जो नॉर्मल लोग होते हैं वो क्रिश्चियनिटी में मतलब एक तरीके से वो कैथोलिक होते हैं, और या तो अगर वो मार्टिन लूथर की बात मानते हैं तो वो प्रोटेस्टेंट हो जाते हैं। बेसिकली अगर आप क्रिश्चियनिटी को मानते हो और पादरी को भी मानते हो तो आप किस में हो, कैथोलिक में हो। और अगर आप केवल गॉड को मानते हो और पादरी को नहीं मानते हो तो वो आप क्या हो, प्रोटेस्टेंट हो। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के ही सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना हुई थी। यानी कि ईसाई धर्म में विवाद के बाद पादरी इग्नेशियस लोयोला, तो ये खुद एक पादरी बंदा है, कौन, इग्नेशियस लोयोला, जिसने 1540 में प्रोटेस्टेंटों का मुकाबला करने के लिए सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना करी। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था ज्ञान को व्यापक रूप से फैलाना और प्रोटेस्टेंटवाद का विरोध करना। ठीक है, तो जो चीज़ कौन लेकर के आया, मार्टिन लूथर लेकर के आए, जो कि लोगों को जागरूक करना था धर्म के प्रति कि भाई पादरियों की बात मत मानो, वो केवल अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको वो डरा रहे हैं कि भाई भगवान ऐसे होते हैं, भगवान को ये चढ़ाओ, भगवान के लिए इतना कुछ करो। तो इस चीज़ को लेकर के आया मार्टिन लूथर। ठीक है, अब ये जब लोगों को बात समझ में आने लगी तो आपका जो क्रिश्चियनिटी था वो दो हिस्सों में बट गया। एक कौन सा हो गया, एक हो गया कैथोलिक जो कि पादरी को मानते थे, और एक हो गया आपका प्रोटेस्टेंट जो कहते थे कि नहीं, मुझे भगवान से बात करने के लिए किसी पादरी की जरूरत नहीं है, मैं सीधा भगवान से अपनी बातें कर सकता हूं। ठीक है, तो उस चीज को रोकने के लिए सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना करी गई थी 1540 में। ओके, चलिए, और अभी भी आप अगर कोई चर्च देखते हैं तो वो चर्च या तो प्रोटेस्टेंट होता है और या तो कैथोलिक होता है। ओके, 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंशन द क्रिश्चियन बिलीफ अबाउट द अर्थ, तो ईसाइयों के की पृथ्वी के बारे में धारणा क्या थी। देखिए, ईसाई जो लोग थे, एकदम स्टार्टिंग वाले की बात कर रहा हूँ, यानी कि इस वाले 1540 से पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1540 के बाद ना बहुत सारी चीज़ें बदली थी जब प्रिंटिंग प्रेस आया था। इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी थी, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, खैर, तो ईसाइयों की पृथ्वी के बारे में धारणा ये थी कि जो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो पृथ्वी का केंद्र है जिसको ईश्वर ने बनाया है और सब कुछ इसके चारों ओर घूमता है। और ईसाइयों ने तो ये तक कह दिया था, ईसाइयों ने मतलब पादरियों ने, कि ये जो पृथ्वी है ना वो हमारी रुक गई है। क्या हो गई है, रुक गई है। और रुक गई है का मतलब क्या है, रुक गई है का मतलब ये है कि आप लोगों ने इतने ज़्यादा पाप कर दिए हैं कि पृथ्वी हमारी रुक गई है। और ऐसा क्रिश्चियनिटी में एक तरीके से बिलीफ को बढ़ाया गया था। बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं, कौन, कॉपरनिकस के बारे में आपने सुना भी होगा। यही कॉपरनिकस जो है जो एक नया सिद्धांत देते हैं, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। बाद में इनका भी विरोध हुआ क्योंकि इन्होंने धर्म के खिलाफ बोल दिया, है ना। अब धर्म ने क्या कहा, धर्म ने कह दिया भाई कि जो हमारी पृथ्वी है ना वो रुकी हुई है और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसका चक्कर लगाती हैं, जबकि ऐसा तो नहीं है। साइंस क्या कहता है, साइंस तो कुछ और कहता है। वो जो साइंस कहता है ना वो किसने बनाया, वो कॉपरनिकस ने बनाया। बाद में इनका विरोध हुआ था, बट बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इनको लोग सपोर्ट में आ गए। तो आप खुद सोचिए कि शुरुआत के टाइम पर कितनी ज़्यादा अंधविश्वास था, और आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। तो ईसाइयों की पृथ्वी के बारे में यही धारणा थी कि क्रिश्चियन ट्रेडिशनली बिलीव दैट द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और क्रिएटेड बाय द गॉड एंड दैट एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड इट बेस्ड ऑन द जियोसेंट्रिक मॉडल एंडोर्स्ड बाय द चर्च अंटिल चैलेंज बाय कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस के चैलेंज से पहले क्या माना गया कि पृथ्वी जो है ना वो रुकी हुई है, वो ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके चारों ओर घूमती है। बट ऐसा नहीं है, पृथ्वी खुद घूमती है, बाकी चीज़ें भी घूमती हैं। ये किसने बताया, आपके कॉपरनिकस ने बताया। ओके, चलिए, 16वां क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन है हु चैलेंज द क्रिश्चियन बिलीफ अबाउट द अर्थ। तो यहाँ पर क्या था भाई, क्रिश्चियन बिलीफ मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि उनके जो बिलीफ था उसको चैलेंज किसने किया। तो जो निकोलस कॉपरनिकस थे उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी के बिलीफ को एक तरीके से चैलेंज किया, जो कि कब किया भाई, 1543 में उनकी थ्योरी आई थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, और जिसमें उन्होंने बताया कि सूर्य ना कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं, हम जो पृथ्वी एक तरीके से क्या करती है वो ऐसे अपने ऑर्बिट पे भी घूमती है और एक तरीके से चक्कर भी लगाती है। ठीक है, और ब्रह्मांड का केंद्र है यहाँ पर लिखा गया, जिसमें कहा गया, बेसिकली इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि स्टेटिंग दैट द सन नॉट द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट। तो यहाँ पर सन को एक तरीके से क्या बताया, ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया और बाकी चीज़ें इसके चारों ओर घूमती हैं।
ठीक है। वो सब क्या करती हैं, वो इसके चारों तरफ घूमती हैं और पृथ्वी भी चारों तरफ घूमती है और अपने भी एक और उस पे अपने अक्ष पे वो घूमती है। ये बात किसने बताई थी? कोपरनिकस ने ही बताई थी। और इसके बाद ही क्या हुआ कि पूरे के पूरे विश्व में इस बात के बारे में पता चला। शुरुआत में इसको जब लाया गया था तो कोपरनिकस काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं एक ऐसी चीज़ लेकर के आया हूँ जो धर्म के ऊपर सवाल खड़े कर देगी, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि धर्म ने बोला है तो सही ही बोला होगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में तो ये चीज़ नहीं लाई, बाद में इनके स्टूडेंट थे उन्होंने ही एक तरीके से इस चीज़ को लाया। और अगर आप ये वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि कोपरनिकस का जो स्टूडेंट था वो कौन था, जिन्होंने इसकी जो कोपरनिकस रेवोल्यूशन था, बेसिकली इनकी जो थ्योरी थी ना उसको कोपरनिकस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो उस थ्योरी को कौन लेकर के आया, उसका आप नाम मुझे कॉमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि दुनिया में कितना पहले अंधविश्वास था। खैर, ये 2 चैप्टर्स के हमारे क्वेश्चंस हो गए, जिसमें मैंने आपको 3 वर्ग बताया और चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन के बारे में बताया। और अगली वीडियो हमारी इसके बाद वाले चैप्टर्स की होंगी, ठीक है। तो वो भी हम चैप्टर्स कवर करेंगे। और आपने जो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिए, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अभी 3rd और 4th पार्ट अभी आना बाकी है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ अगर आप यहाँ तक हैं तो प्लीज़ मेरी बात सुन के वो कॉमेंट जरूर कीजिएगा उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए बाय।